डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही सेलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। और मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपके दोस्त भी तैयारी में लगे हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिएगा, आपको वहाँ सभी वीडियो मिल जाएगी। और यदि कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? ऐसे कौन से शासक थे जिनको कविराज कहा गया? देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को समझना है, देन आंसर करना है। कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा, जिससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इन सभी ऑप्शन में से बताइए किसको, ऐसे कौन से शासक हैं जिनको कविराज भी कहा गया? जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करें कविराज की तो वो कहा गया था समुद्रगुप्त जी को। ठीक है, समुद्रगुप्त ये गुप्तकालीन शासक है जिनको कविराज कहा गया था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्र से अनुमति मांगी थी? वो कौन सा स्थान है जहां श्रीलंका के राजा ने भगवान बुद्ध जी का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त जी की अनुमति मांगी थी? बताइए, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, प्रयाग, बोध गया, कुशीनगर, अमरावती। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन जो थे वो किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त जी से अनुमति मांगे थे? तो इस क्वेश्चन का जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बोध गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोध गया ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त जी से अनुमति मांगी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बोध गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था? किसकी बात की जा रही है? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, मौर्य काल में, या फिर गुप्त काल में, या कुषाण काल में, सैंधव काल में। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, किस काल में हुआ? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर बात करें मंदिर कला का जन्म तो वो सबसे पहले हुआ था गुप्त काल से। याद रखेंगे, यहाँ पर गुप्त काल से हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जो चंद्रगुप्त द्वितीय जी थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, शकों का उन्मूलन करने के बाद, या फिर गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, या फिर चांदी के सिक्के जारी करने पर, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, शकों का उन्मूलन करने के बाद। जो चंद्रगुप्त द्वितीय जी थे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे शकों का उन्मूलन करने के बाद। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल की बात की जा रही है आपसे, गुप्त काल के सबसे प्रिय देवता की यहाँ पर तो बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, शिव, विष्णु, बुध, सूर्य। बताइए गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? देखिए अगर हम बात करें गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की, तो वो थे विष्णु जी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु। आगे क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? जो चंद्रगुप्त जी थे वो अपने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के को जारी किए थे, बताइए। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, या फिर हुड़ों को परास्त करने के बाद, या शकों को पराजित करने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखिएगा, शकों को पराजित करने के बाद, शकों को जब पराजित किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इस खुशी में उन्होंने चांदी के विशेष सिक्के को जारी किए थे, याद रखिएगा। और इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो शकों पर पराजित करने के बाद की खुशी होती है, उस पर चांदी के विशेष सिक्कों को जारी किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जो दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ, उसका निर्माण पूछा गया है किस सदी में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चतुर्थ सदी में, या फिर सप्तम सदी ईस्वी में, तृतीय सदी ईस्वी में, द्वितीय सदी ईस्वी में। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो मेहरौली दिल्ली में स्थित है, वहां पर लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल करेक्ट है, चतुर्थ सदी ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो दिल्ली में लौह स्तंभ है उसका निर्माण हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, बताइए वो गुप्त राजा कौन थे जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी को धारण किए थे? ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे कौन से गुप्त राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण किए थे? देखिए अगर हम बात करें विक्रमादित्य की पदवी धारण करने वाले राजा की, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जी ही थे जो विक्रमादित्य की पदवी को धारण किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या फिर हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। बताइए धनवंतरी कौन थे? जल्दी से कमेंट कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। धनवंतरी कौन थे? बार बार मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को समझ के तुरंत आंसर करिएगा। अब बताएं कि धनवंतरी कौन थे जल्दी से। देखिए अगर हम बात करें धनवंतरी की, तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धनवंतरी की अगर बात की जाए आपसे, तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में जो नवरत्न होते हैं उनमें से एक थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, वो पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राजतंत्रात्मक, या फिर लोकतंत्रनात्मक, या फिर गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। बताइए गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन मैंने बता दिया है, जल्दी से कमेंट कर आप लोग आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर हम बात करें गुप्तकालीन शासन प्रणाली की, तो वो थी राजतंत्रात्मक।
राजतंत्रात्मक यहाँ पर याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो थी राजतंत्रात्मक, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे जनरली, ये सभी जो क्वेश्चन है जनरली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की तो उनके साथ भी मेरा वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकिन में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। जो फायान द्वारा रचित ग्रंथ है फो कुओं की, उसमें किसका विवरण नहीं मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, क्या ये विवरण नहीं मिलता, या फिर बौद्ध राज्यों का, या गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। बताइए जो फायान द्वारा रचित ग्रंथ है वो कुओं की, उसमें किसका विवरण नहीं मिलता है, यानी कि किसके बारे में बात नहीं की गई है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें फायान द्वारा जो रचित फोकुओं की ग्रंथ है, उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात नहीं की गई है, यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण देखने को नहीं मिलेगा आपको जो फायान द्वारा रचित फोकुओं की ग्रंथ है उसमें। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। जो कुतुब मीनार के पास में स्थित है लौह स्तंभ, वो वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, उसकी पुरावेशता के कारण, या फिर उसकी चमक दमक के कारण, या उसकी कठोरता के कारण, या उसकी जंग रोधकता के कारण। बताइए कुतुब मीनार के पास में जो लौह स्तंभ स्थित है वो वैज्ञानिक का या वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है, क्यों खींच रहा है, आखिरकार क्या रीजन है। देखिए अगर हम बात करें जो लौह स्तंभ है वो वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि उसकी जो जंग रोधकता है वो क्या कारण है कि उसमें जंग नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसकी जंग रोधकता के कारण। जो लौह स्तंभ है उसकी जंग रोधकता का जो कारण है वो वैज्ञानिकों का ध्यान बहुत खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। जो अजंता की गुफाएं थी उनमें से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, 14, 15 एवं 16, या फिर 2, 3, 4, 16, 17 एवं 19, या फिर सभी गुफाओं का। बताइए जो अजंता की गुफाएं थी उनमें से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। देखिए अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं की तो उनमें से जो 16, 17, 19 गुफाएं थी इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 16, 17, 19। इन गुफाओं को आप याद रखेंगे, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 14, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। जो अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह, वो किस शासक के दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन आपके सामने है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के जो लेखक हैं अमर सिंह, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके दरबार से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, या फिर शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, या फिर हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे कि जो गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था वो चंद्रगुप्त के किस उपलक्ष्य में किया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम जी थे उन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, अपने राज्यारोहण को स्मारक के रूप में। जो उनके राज्यारोहण का स्मारक था उसके रूप में, उसके उपलक्ष्य में
इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किए थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम जी, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? किसकी बात की गई यहाँ पर? जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन आपके सामने है, समुद्रगुप्त के, या फिर अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। बताइए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो हरिसेन है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, समुद्रगुप्त के। ये जो समुद्रगुप्त थे उनके दरबारी थे हरिसेन जी, ये याद रखेंगे आप। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया? जो गुप्त काल में प्राचीन भारत का क्लासिकल युग है उसे गुप्त काल को क्यों कहा गया? देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? किस वजह से क्लासिकल युग कहा गया? ऑप्शन बताइए। देखिए आपके सामने दिया गया है, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, क्या ये रीजन है? या फिर कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, या फिर प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने पर, क्या ये रीजन है? या फिर उपयुक्त सभी? बताइए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन मैंने दे दिया है, अब जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करें क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को, तो उसका रीजन ये है कि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एक अच्छे लेवल पर पहुंचने का जो कारण है कला और साहित्य के क्षेत्र में, इसी कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा गया प्राचीन भारत का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए जाना जाता है क्लासिकल युग के नाम से गुप्त काल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? जो सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप, उसका निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त। बताइए जो सारनाथ की धमेक स्तूप का निर्माण है वो किस काल में हुआ था? तो जल्दी से कमेंट कर इसका आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करें सारनाथ में जो धमेक स्तूप है तो उसका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल। आगे क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल को सोने की मुद्रा को कहा जाता था? जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा चलती थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, दिनार, कारसापड़, निष्काकिनी। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करें गुप्त काल की सोने की मुद्रा जो थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे दिनार कहा जाता था। याद रखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट में भी नोट कर लीजिएगा, दिनार कहते थे गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे इम्पोर्टेंट में भी जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 20, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? जो कुमार संभव महाकाव्य है उसके कवि की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, बाणभट्ट, चंद्रबदाई, हरिसेन, कालिदास। बताइए कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करें कुमार संभव महाकाव्य की, तो उसके कवि हैं कालिदास जी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास कवि हैं कुमार संभव महाकाव्य के। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। स्थापना युग पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय की। ऑप्शन आपके सामने है, मौर्य, कुषाण,
गुप्तपाल। बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग आपसे पूछा गया है। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, गुप्त युग में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर पूछी गई है आपसे वो भी गुप्त युग की। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उपज का चौथा भाग या फिर उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या फिर उपज का आधा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करें गुप्त युग में भू राजस्व के दर की तो वो थी उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग होता था भू राजस्व गुप्त युग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपज का छठा भाग। आगे क्वेश्चन नंबर 23, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। बताइए नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करें नगरों का क्रमिक पतन की तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जब नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। आगे क्वेश्चन नंबर 24, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऐसे वंश की बात की जा रही है जब शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, वो कौन सा वंश है बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस वंश में शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, गुप्त वंश। ये गुप्त वंश वही वंश है जिसमें शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये, दिल्ली के मेहरौली और के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? जो मेहरौली में दिल्ली के पास में जो स्थित है कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है वो किसकी स्मृति में है? बताइए किसकी याद में है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, चंद्र। चंद्र जी की स्मृति में स्थित की गई है लौह स्तंभ को, जो कि मेहरौली में स्थित है। यहाँ पर चंद्र याद रखेंगे आप क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे आप कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।